नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं, हम सोल्व करेंगे, पढ़ेंगे तो नहीं। जो हमारी कक्षा 12 भूगोल का जो 2024 का पेपर है उसको हम सोल्व करने वाले आज की कक्षा में। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। करते हैं शुरू आज की कक्षा को। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखा रखा है, तो इसमें तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, पहले सेक्शन का खंड एक का पहला प्रश्न ये है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका जवाब होगा सैंपल के द्वारा परिभाषा दी गई थी। इस परिभाषा में गत्यात्मकता पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रेडजेल की भी याद रखनी है और पाल विडाल डेला ब्लास जी की भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, बेहतर अवसर अपकर्ष कारक है, स्थायित्व ये भी अपकर्ष कारक है, अनुकूल जलवायु ये भी आपका अपकर्ष कारक है, और बेरोजगारी ये आपका प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा बेरोजगारी। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कथन सत्य है? आखिर भोजन संग्रह द्वितीयक क्रियाएं हैं, ये असत्य है क्योंकि आखिर भोजन संग्रह प्राथमिक क्रियाएं हैं। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, जी ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। मिश्रित कृषि में केवल पशुपालन होता है, असत्य है। निर्वाह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाने की क्रिया का हिस्सा है, तो इसमें आ जाएगा द्वितीयक। ठीक है, विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? तो आपका जवाब हो जाएगा यूरोप में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना आपकी हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत की पहली संपूर्ण एवं व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तब आपका जवाब हो जाएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है पन्ना, पाडा, पल्ली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं? तो ये हो जाएंगे पल्ली बस्तियों के। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखे, तो ग्रामीण बस्तियाँ 4 प्रकार की है। ठीक है, वो है आपके जैसे पल्ली बस्तियाँ हो गई, परिक्षिप्त बस्तियाँ हो गई, ठीक है, और गुच्छित बस्तियाँ हो गई, अर्धगुच्छित बस्तियाँ हो गई। तो ये आपकी 4 ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट आपके आता है रबी की फसल है। इसमें आपको देख के ये बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, रबी की फसल आपके आ जाएगी सरसों, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। बाजरे का उत्पादन होता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, कपास का होता है गुजरात में, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। रबी की अन्य और फसलें होती है जैसे गेहूँ, चना, जौ, ठीक है, सरसों, ये अन्य रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट आता है आपके वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित अनुरक्षित जो सड़कें होती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय राजमार्ग। और राज्य सरकार के द्वारा निर्मित अनुरक्षित सड़कें क्या कहलाती है? राज्य राजमार्ग। नेक्स्ट आपके आता है दो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है, तो जाना जाता है वो जनसंख्या वृद्धि के नाम से। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट आपके आता है मलेशिया इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम है, तो लादांग आ जाएगा सही उत्तर। ठीक, वहीं बात करें झूमिंग, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर स्थानांतरित कृषि को झूमिंग नाम से जाना जाता है।
मध्य अमेरिका मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके आता है वृहत झील आंतरिक जलमार्ग कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आपके आता है भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो वो दशक हो जाएगा 1911 से 1921, ठीक है। उसके अंदर जो वृद्धि जो ऋणात्मक जो वृद्धि दर हुई थी वो हुई थी -0.13% की, ठीक है। इतनी इसके अंदर क्या हुई थी? ऋणात्मक वृद्धि दर थी। आगे बात करते हैं हम अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, या इसमें से निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। जवाब क्या होगा? जवाब आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठा होगा कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है, ठीक है। ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। और जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो क्या होता है? लगातार प्रकृति से उपलब्ध होते रहते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट आपके चलता है भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है, तो जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए विश्व के अंदर, प्रश्न क्या पूछा जाए, विश्व में कुल कितना वो है, सड़कें कितनी प्रतिशत है या कितनी लंबी है, टोटल विश्व की अगर सड़कों की जोड़ दें तो टोटल परिवहन की योग्य सड़कें कितनी है? तो जवाब होगा आपका 150 लाख वर्ग किलोमीटर, इतनी आपके सड़कें हैं विश्व के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन लुगदी, ठीक है। लुगदी, चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषण के कारक हैं? तो इन उद्योगों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो जवाब हो जाएगा जल प्रदूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में आपको शुरू में ही फिल इन द ब्लैंक दे दिया, नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी, तो किसने दी थी नवनिश्चयवाद की संकल्पना? तो जवाब हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की क्या दी थी? संकल्पना दी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आप क्या आता है भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण क्या आ जाएगा इसमें? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप कहता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं वो आपका कहलाता है उद्गम स्थल, ठीक है। उद्गम स्थल वो आपका कहलाएगा क्षमा चाहूँगा, हाँ। तो अपन बात कर रहे थे वो आपका क्या कहलाएगा? उद्गम स्थल, ठीक है। क्या होगा? उद्गम स्थल। लिखता हूँ मैं यहाँ पे उद्गम स्थल, ठीक है। उद्गम स्थल कहलाएगा वो। आगे बात करते हैं आप
आगे बात करते हैं। जनवरी 1995 से गैट को किस में रूपांतरित कर दिया गया? तो उसे रूपांतरित किया गया था WTO में। ठीक है, WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लीजिए गैट का पूरा नाम क्या है? तो गैट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, अगर आपसे आगे बात करते हैं अपन, जल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो जवाब होगा क्या? पाइपलाइन। पाइपलाइन, पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार रिक्त स्थान भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था। तो आपका था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका आता है, भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल में हुआ था? ठीक है, किस काल में हुआ था? प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था। खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, जो कि जून से जुलाई के मध्य बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। ठीक है, अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो फसलें आती है वो आती है मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, जूट आदि इसमें मुख्य रूप से फसलें आती है। नेक्स्ट आपके आता है, धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक किस में होता है? सिंचाई में होता है। यहाँ पे आपके सिंचाई आ जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट रिक्त स्थान के अयस्क है, तो वो आ जाएगा लौह इस्पात। लौह इस्पात की, ठीक है, लोहा इस्पात के मुख्य रूप से इसके 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ठीक है, आगे बात करते हैं जो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बात करते हैं जनसंख्या प्रवास क्या होता है? जब लोग किसी कारण से एक क्षेत्र या एक देश से स्थायी रूप से चले जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा जनसंख्या प्रवास। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या आता है, द्विपार्श्विक व्यापार को परिभाषित किए। द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है? वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो 2 राष्ट्रों के मध्य किया जाता है उसे द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है, तो उसका जवाब होगा वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य किया जाता है उसे कहते हैं हम बहुपार्श्विक व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है जिसमें जलबंधक तंत्र मिलता है? तो उसमें आपका जवाब हो जाएगा, उस नहर का नाम है पनामा नहर और इसमें 6 जलबंधक तंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। 6 लॉक सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सुदूर जंगलों तथा पहाड़ी ढलानों पर एकाकी झोंपड़ियों के रूप में विकसित होने वाली बस्तियों को क्या नाम दिया गया? तो उन बस्तियों को क्या नाम दिया गया? एकाकी या परिक्षिप्त बस्तियां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास 1990 से UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें प्रत्येक देश के विकास के स्तर को मापा जाता है। ठीक है, इसमें स्कोर होता है 0 से 1 के मध्य। अगर स्कोर 0 के समीप है या 0 के निकट है तो मानव विकास कम है, और अगर स्कोर 1 के निकट है तो मानव विकास क्या है? अधिक है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए UNDP का पूरा नाम क्या है, तो UNDP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट चलते हैं, जल परिवहन सस्ता क्यों है? जल परिवहन सस्ता क्यों है? सस्ता इसका एक कारण तो ये है कि इसमें हमें सड़क नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, जल परिवहन में हमें मार्ग नहीं बनाना पड़ता
क्योंकि जहाज पानी में चलता है और मार्ग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा क्या होता है, स्थल भाग की तुलना में जल भाग में घर्षण कम होता है, जैसे ईंधन की खपत भी कम होती है, इसलिए यह सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रश्न आता है, एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को कैसे रोकेंगे। आपको कह रहा है कि आप एक उत्तरदायी नागरिक हो, ठीक है, अब भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो आप 1 नंबर का प्रश्न है, तो आप इसमें से 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे अपन रासायनिक खाद का उपयोग ना करके जो जैविक खाद होती है, हरी खाद होती है, गोबर की जो खाद होती है उसका उपयोग करें। ठीक है, अनावश्यक जो झाड़ियाँ पेड़ पौधे होते हैं उनको हटाएं भूमि के ऊपर से। एक ज़्यादा सिंचाई का उपयोग ना करें, ताकि अगर ज़्यादा सिंचाई के उपयोग से क्या होता है, भूमि के अंदर लवणता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो सिंचाई का उपयोग भी हमें कम करना चाहिए। तो अपन ऐसे 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके चलता है सेक्शन बी, खंड ब। इसमें प्रश्न आता है, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र के नाम लिखिए। आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों को लिखना है, तो इसमें से आप कोई से भी 2 उपक्षेत्र लिख सकते हो आर्थिक भूगोल के, जैसे संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया। तो आदि आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्हाट इज कोल खोज। कोल खोज क्या है, तो इसका सुनना। सोवियत संघ में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कोल खोज नाम से जाना जाता है, जहां इसे कृषि की दशा सुधारने, उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया गया था। ये इसकी 3 उद्देश्य हैं कोल खोज। अगर प्रश्न आपसे पूछ भी ले जाए कि सामूहिक कृषि के 3 उद्देश्य लिखिए, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो, कृषि की दशा सुधारने का उद्देश्य था, एक उत्पादन में वृद्धि करने का उद्देश्य था, और एक आत्मनिर्भरता प्राप्ति का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। ठीक है, एनिमल बेस्ड 2 इंडस्ट्रीज के नाम लिखने हैं, 2 उद्योगों के नाम लिखने हैं। तो आप कोई भी 2 उद्योग लिख सकते हो, जैसे डेयरी उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ऊन उद्योग हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। तो इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या आता है, भारत में बोले जाने वाले किन्हीं 3 भाषा परिवारों के नाम लिखिए। आपकी पुस्तक में मानव भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक जो पुस्तक है उसमें 4 भाषा परिवारों के नाम दे रखे हैं, उनमें से आपको कोई 3 लिखने हैं। ठीक है, तो मैं चारों के नाम बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, पहला आता है आस्ट्रिक, जिसे निषाद कहते हैं, इसका प्रतिशत है 1.38%। ठीक है, उसके बाद आती है द्रविड़। द्रविड़ का प्रतिशत है 20। ठीक है, 20%। उसके बाद आती है चीनी तिब्बती, जिसे किरात कहते हैं, जिसका प्रतिशत है 0.85%। एंड 4th नंबर पे आती है भारतीय यूरोपीय, जिसे आर्य भी कहते हैं, इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, जो कि है 73%। ठीक है, आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस भाषा परिवार का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो उसका नाम होगा भारतीय यूरोपीय, जिसका कितना है 73%। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो उसमें जवाब होगा चीनी तिब्बती, जिसका है 0.85। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं। व्हाट इज ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि, जिसे बारानी खेती भी कहते हैं, शुष्क खेती भी कहते हैं, यह मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहन करने वाली फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, आगे आपके प्रश्न आता है, जल प्रदूषण के दुष्परिणाम बताइए। जल प्रदूषण के दुष्परिणाम सुनना, बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं जल प्रदूषण के। तो ठीक है, तो उसमें आपको 2 से 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, एक तो इसमें मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, आंतों में कृमि हो सकता है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंच सकता है इससे,
फसल पैदावार में भी कमी हो सकती है, ठीक है। और जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें भी असंतुलनता देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके चलता है रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के कौन कौन से वर्ग बनाए गए, ठीक है। तो भारतीय रेलवे के चौड़ाई के आधार पर, पटरी की चौड़ाई के आधार पर 3 वर्ग बनाए गए। कितने वर्ग बनाए गए? 3 वर्ग बनाए गए, ठीक है। 3 वर्ग बनाए गए। पहला ब्रॉड गेज, जिसे बड़ी लाइन कहते हैं, ठीक है, जिसमें पटरी के बीच की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.6 मीटर, ठीक है। दूसरी आती है मीटर लाइन, जिसे मीटर गेज भी कहते हैं। उसमें पटरी के बीच की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1 मीटर। और तीसरे नंबर पे आती है नैरो गेज, जिसे छोटी लाइन भी कहते हैं। उसमें पटरी के बीच जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, वो होता है 0.762 से 0.610 मीटर, ठीक है। ये इसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ब्रिटेन में एक लाइन और होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मानक लाइन, जिसके बीच जो पटरी के बीच जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, चौड़ाई होती है, वो होती है 1.4 मीटर, ठीक है, 1.4 मीटर। आगे चलते हैं। प्रवास के पीछे लोगों के क्या क्या उद्देश्य, नहीं, हाँ, 11वां प्रश्न आएगा, समुद्री पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, जवाब सुनना। समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे माल और यात्रियों के लिए दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आने जाने का मुख्य माध्यम होते हैं। ये बंदरगाह के लिए माल लोड करने व उतारने और भंडारण जैसी आवश्यक सुविधाओं को भी प्रधानता देते हैं या उनको प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रवास के पीछे लोगों के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं। तो प्रवास के पीछे लोगों के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। लोग अगर ए स्थान को छोड़ के बी स्थान पर जा रहा है तो वो बी स्थान पर ऐसी ऐसी सुविधाएं देखेगा जो कि ए स्थान पे उसको नहीं मिल रही है, ठीक है। जिसमें हम प्रवास के अपकर्ष कारकों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे काम के बेहतर अवसर, शिक्षा की सुविधाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांत स्थायित्व, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु आदि हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रक कृषि क्या होती है? ट्रक कृषि सुनना वह कृषि जिसमें अन्य फसलों को न उगाकर या अन्य फसलों की न पैदावार न करके केवल सब्जियां उगाई जाती है, उसे ट्रक कृषि कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक ट्रक के द्वारा एक रात भर में तय की गई दूरी को आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पर, खंड स पर। अब इसके बारे में एक विशेष सूचना सुनना, खंड स और खंड द के बारे में। इसमें जो प्रश्न है, ठीक है, हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। जब आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे तब आपको 2010 से लेकर 2024 तक के जो बोर्ड के पेपर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको जो ये पेपर सॉल्यूशन है 2024 का वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप इन प्रश्नों को वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चाहे तो आप उनका प्रिंट भी निकलवा कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात हो रही है, ठीक है। और जो सेक्शन ई है हमारा मानचित्र कार्य, उसकी बात हम अभी करते हैं, ठीक है।
विश्व मानचित्र में आपको क्या क्या भरना है, मुंबई, पर्थ, न्यूयॉर्क, केप टाउन। ठीक है, तो एक बार फटाफट से अपन भर के देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, पर्थ, न्यूयॉर्क, केप टाउन और मुंबई। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। विश्व मानचित्र में हम पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ आपको, विश्व मानचित्र में यहाँ पे आपके आता है केप टाउन। ठीक है, थोड़ा सा इधर होगा, हाँ, इस सेकंड वाला जो बिंदु है यहाँ पे आपको केप टाउन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये केप टाउन हो गया। तत्पश्चात हम बात करें, सॉरी, ये केप टाउन नहीं, ये न्यूयॉर्क है। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूयॉर्क है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, ये तो हो गया न्यूयॉर्क और ये है हमारा केप टाउन। उसके बाद बात करें, ये हमारा मुंबई और ये हमारा पर्थ। ठीक है, जो जो मैंने बिंदी लगाई है वो हमारे जो मानचित्र कार्य में जो प्रश्न पूछा गया था उनको हमने दर्शा दिया। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, ये हमारा न्यूयॉर्क है। ठीक है, इधर वाला, ये हमारा केप टाउन है। ठीक है, ये मुंबई हो गया, यहाँ पे मुंबई, और ये हमारा पर्थ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को अंकित कीजिए। कोयली जो कि गुजरात में है, बीना मध्य प्रदेश में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इनको भी अभी अपन भर के देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ये हमारा भारत का मानचित्र कार्य आ गया। ठीक है, इसमें भर के देखते हैं अपन अपने मानचित्र में। पहला अपन भरते हैं कोयली को। ठीक है, कोयली हमारा आ गया गुजरात में यहाँ पे, बीना हमारा आ गया मध्य प्रदेश में यहाँ पे। ठीक है, तत्पश्चात आता है मंगलुरु, मंगलुरु हमारा आता है कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे, और जो हमारा चेन्नई था वो हमारा तमिलनाडु में यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमने सभी को आराम से भर दिया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जो 2023 का जो पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम का, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही, और आपसे विनम्र आग्रह है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं एक नई कक्षा में, एक नए अध्याय, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए उद्धार क्लासेस के साथ। क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, थैंक यू। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।